नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है और बेवजह धार्मिक मामलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नमाज निर्धारित स्थानों पर पढ़ी जानी चाहिए वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सामाजिक समरसता और नियमों का पालन करते हुए निर्धारित स्थानों पर ही नमाज अदा करें। को दुरुस्त करने के लिए कोई निर्णय लेती है तो निर्णय का सबको स्वागत करना चाहिए। नमाज का स्थान मस्जिद होती है, सड़क नहीं होती है, इसलिए सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। हम इस बात का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तराखंड मॉडल को आधार बनाकर जनता के सामने जाएगी। पार्टी का फोकस उत्तराखंड मॉडल को और मजबूत तरीके से जनता के सामने रखने पर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में जो अच्छी व्यवस्था और मॉडल देखने को मिल रहे हैं उनसे भी सीख ली जाएगी, लेकिन उत्तराखंड का अपना विकास मॉडल ही चुनाव प्रचार का मुख्य आधार होगा। तो उत्तराखंड मॉडल को ही अब चलाएंगे। उत्तराखंड मॉडल लगातार 2 बार की जीत का हमारा रिजल्ट रहा है। अब तीसरी बार भी हम उत्तराखंड मॉडल में देखिए। बाकी बंगाल के अंदर भी जो पॉजिटिव चीजें रही हैं, हमारे राज्य के हित में जो आवश्यक होगी उनको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें। ईद उल अजहा को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने लोगों से सादगी के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। शदाब शम्स ने कहा कि ये कुर्बानी का त्यौहार है जो अपनी प्यारी चीज़ों को मुल्क, दोस्त और अजीजों पर कुर्बान करने का जज्बा पैदा करता है। उन्होंने अपील की कि कहीं भी माहौल खराब ना करे और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी भूलकर भी न करे। ईद उल अजहा का त्यौहार है, यौम आरफा है। कल सऊदी अरब में ईद है और परसों देहरादून उत्तराखंड के अंदर या भारत में हमारे यहाँ ईद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएं। ये कुर्बानी का त्यौहार है। अपनी प्यारी चीज़ों को अपने मुल्क के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने अजीज़ों के ऊपर कुर्बान करने के जज्बे को पैदा करती है। यानी कि मेरे पास मैंने नई गाड़ी ख़रीदी और उसकी वाइट कवर सीट्स मैंने लगवाए नए टॉवल के, और किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, मैं अपनी सीट की चिंता ना करूं कि मेरी सीट ख़राब हो जाएगी, मैं उसको लेके उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाऊं। तो मेरी सीट के कवर की कुर्बानी अगर किसी का जीवन बचा देती है, इस जज्बे को ज़िंदा करना, मेरा पैसा जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पैसे को किसी को देने से किसी के बच्चे की जान बचती हो, उसका जीवन बचता हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अपनी प्यारी चीज़ को अपने लोगों के ऊपर, अपने वतन के ऊपर कुर्बान करना, इस जज्बे को ये त्यौहार पैदा करता है और सबको इस जज्बे की जो सीरत है उसको समझते हुए इसको मनाना चाहिए। और कहीं भी वातावरण ख़राब न करे कोई। जो जानवर जिनकी कुर्बानी की अनुमति नहीं है, जो प्रतिबंधित जानवर है, उनकी कुर्बानी बिल्कुल गलती से भी भूल कर भी कोई ना करे। और सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए अपने त्यौहार को मनाएं। और मुझे लगता है इससे खूबसूरत माहौल नहीं हो सकता। उत्तराखंड के वीर सपूतों ने एक बार फिर देवभूमि का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। देहरादून निवासी मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में एनएसजी की 16 सदस्यीय टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। खास बात ये रही कि टीम ने काठमांडू से महज 20 दिनों में एवरेस्ट फतह कर एक दुर्लभ रिकॉर्ड भी बनाया। इस अभियान में उत्तराखंड के कई जवान शामिल रहे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच साहस, अनुशासन और टीम वर्क का परिचय दिया। विकासनगर में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर मेलोडी टॉफी बांटकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों और कमजोर आर्थिक प्रबंधन के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मंत्री होश में आओ, होश में आओ। किसानों को कह दिया फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करें, गृहिणियों को कह दिया अपनी शादी वादी के लिए सोना खरीदना स्थगित कर दें, और भी कई बातें उन्होंने कही कि आप
पूल कर लें कारें, इस तरह की बात की। और खुद उनके मंत्री और उनके नेता, जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन था, उनका संघ है, तो कई सौ कारों के काफिलों के साथ नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे थे। और प्रधानमंत्री खुद विदेश में यूरोप की यात्रा पर चले गए। तो दूसरों को तो दी शिक्षा, ये कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो काम करके वो विदेश में जाकर बैठ गए। और वहां जाकर इटली की प्रधानमंत्री को एक बच्चों की तरह उन्होंने मेलोडी, एक चॉकलेट, पार्ले कंपनी की ये चॉकलेट, उनका पैकेट दिखा रहे हैं कि मेरा दोनों का नाम है। जैसे एंजेलिना जॉली और पिट ने अपनी शादी का ना ब्रेंजेलिना नाम रख दिया था। दोनों की जब शादी हुई, पूरे पूरे वर्ल्ड के मीडिया पे चला, उन्होंने कह दिया मेलोडी है, इसमें मेलिना भी है और मोदी भी है। अरे अगर यही चीज देनी थी तो आप उत्तराखंड की बाल मिठाई भेंट कर देते उन्हें, अपने गुजरात का ढोकला ही भेंट कर देते, श्रीखंड भेंट कर देते, बंगाल में आप चुनाव जीते हम आपका संदेश ही खिला देते उन्हें ले जाके। खिला क्या रहे हैं? पार्ले कंपनी की मेलोडी। और पार्ले कंपनी क्या कर रही है? अगले दिन अखबार में पूरे पेज का एक ऐड दे रही है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मेलोडी वहां पर भेंट की, तो इसलिए आप जनता भी खाए इसको। तो देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जैसे पद का उन्होंने मजाक बना दिया है। पौड़ी में लगातार बढ़ते गुलदार हमलों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। खंडा में लोगों ने श्रीनगर पौड़ी मार्ग पर जाम लगाकर वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन हो रहे हमलों के बावजूद विभाग सिर्फ आश्वासन दे रहा है, जबकि गांव में दहशत का माहौल गर्माता जा रहा है। ताजा घटना औनी गांव में सामने आई, जहां देर शाम एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के पति ने साहस दिखाते हुए पत्थर मारकर गुलदार को खदेड़ा और उसकी जान बचाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गुलदार आतंक को आपदा घोषित करने, प्रभावित गांवों में पिंजरे लगाने, रात्रि गश्त बढ़ाने और आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। वहीं जनता को गुलदार प्रभावित क्षेत्र में शूटरों की तैनाती के साथ गुलदार के आतंक से निजात दिलाने और पीड़ित परिवार की सहायता को लेकर आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। इस क्षेत्र में पिछले 6 महीने से गुलदार की सक्रियता रही है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये घटनाएं हुई हैं, जिस क्रम में वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र वृहद हो गया है तथा उस गुलदार की गतिविधि बड़े क्षेत्र में हो गई है। वर्तमान में विभागीय शूटर तैनात हैं तथा ये निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो भी इस कार्रवाई में वन विभाग का सहयोग देना चाहते हैं, तो इसमें क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया है कि वो जिस भी तरीके से वो टीम का सहयोग दे रहे हैं वो स्वागत योग्य है। और हम क्षेत्र में विभागीय शूटरों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, टीम की संख्या बढ़ा रहे हैं और पूरा प्रयास ये है कि क्षेत्र में या तो तेंदुए को पकड़ा जाए, यदि तेंदुआ पकड़ में नहीं आता है तो उसको फिर नष्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घटी है कि गुलदार ने एक महिला को हमला किया है। सौभाग्यवश अभी स्थिति सामान्य है और यहाँ पर सुबह जाम लगा था, लेकिन अभी डीएफओ साहब भी यहाँ आए, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, तो फिलहाल जाम खुल गया है और एक सहमति बनी है वन विभाग और आम जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, तो इस पे क्रियान्वयन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं डीएफओ साहब दोनों ही यहाँ पे शाम के टाइम पे यहाँ पे गश्त करने के आए थे, जिसमें कि हमने फाइनल डिसीजन लिया था कि आज यहाँ पे हम ऊनी गांव में ही हम बैठेंगे, जो कि शूटरों के साथ में। अचानक से मतलब 10 मिनट का फासला है हमारे बीच में और गुलदार के बीच में, उसने अचानक एक महिला पे, जो कि हमारे रिलेटिव ही हैं, उसमें ही अचानक उसमें हमला किया और जो उसमें उन्होंने नाखून और उसमें नाखून लगाए हुए थे, जिससे उस महिला को मतलब बुरी ढंग से उसमें चोट पहुंचाई और तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया, उसमें बेस हॉस्पिटल में। और मैंने डीएफओ जी से बात की, उन्होंने उनको कहा कि तुरंत वहाँ पे अपनी टीम को भिजवाए, तुरंत उन्होंने शूटर भिजवाए उसी टाइम रात्रि गश्त में। फिर उसके बाद में हम उनको जो भी उनकी जो कंडीशन थी उनको देखा, मैं वहीं पे रात भर रहा। आज फिर मेरी कल सभी जनप्रतिनिधियों से बात हुई थी कि कल जो रोड जाम, चक्का जाम किया जाएगा, जिससे कि हमारी जो कार्रवाई है उसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कल 6:30 बजे के करीब एक महिला को गुलदार ने हमला कर दिया था। उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा, विरोध किया, जाम वगैरह लगवाया। तो उसमें हमने मांग रखी थी कि जो हमारे गांव के जो प्राइवेट शूटर होते हैं, सरकारी जो होते ही हैं, पर जो प्राइवेट शूटर है जिनका लाइसेंस है, उनको बाग मारने का ऑर्डर दिया गया है। तो उसमें हमें दे दिया गया है लिखित में। ले जाम लगाया यहाँ पे कि अपनी मन्नतें पूरी मांगी, क्योंकि गुलदार मारा जाए, क्योंकि हमला कर रहा है, डेली बढ़ता जा रहा है। अब हम बाहर भी नहीं आ सकते, हम करें क्या।
आप बताओ, कल इतना बड़ा कांड किया उसने और उसकी माँ मारने की इजाजत मिल गई। देखिए लगातार विगत इस एडवाल्सो नादलसो पट्टी में लगातार ये 7वीं घटना है गुलदार द्वारा। और पहले तो ये रात में होती थी, अब तो दिन और सूर्य ढलने से पहले भी ये घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में हम लगातार डीएफओ पौड़ी से भी वार्ता कर रहे थे। उनके द्वारा भी कहा गया कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, तो उस स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जो क्षेत्रीय स्थानीय जो लाइसेंसदारी हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका सहयोग मांगा गया है। प्रत्येक इस दोनों पट्टी में लगभग 18 से 20 ग्राम है, तो उसमें जो लोकल भूतपूर्व सैनिक होंगे और जो लोकल लाइसेंसदारी हैं उनको उनका ग्रुप बना के तैनाती करने की बात की गई, जिसको डीएफओ साहब ने स्वीकृति दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हॉर्नबिल टीवी से राज्य के विषयों पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में जंगली जानवर और जंगलों में आगजनी की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने उनके ऊपर बनी फिल्म को लेकर भी कहा, उत्तराखंडित को इसमें दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंडियत की यात्रा, आप पर एक फिल्म जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री दर्शाई गई, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं और कितना संघर्ष दिखाया गया उसमें? उत्तराखंडियत की ओर का अर्थ है वे ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, वे ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा। क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश बिहार का जो मॉडल है उसको अनुसरण कर रहे हैं। ये हिमालयी राज्य है, इसकी कल्पना भी हिमालयी राज्य के रूप में हुई है। और हिमालयी राज्य का मतलब है पहाड़ और उसकी तलहटी, उसके मैदान, इनके लिए समग्र सोच ही उत्तराखंडियत है, डेवलपमेंट की और गवर्नेंस की जो है। तो उस ओर कैसे हम लेकर के जा सकते हैं, वो हमने अपने जीवन में लक्ष्य भी रखा। और आगे जो पार्ट 2 है हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का, उसमें हम इस बात को पार्ट 2 और पार्ट 3 में आगे बढ़ाएंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब आप सदन में गए थे तो किस तरह से आपने विषय उठाए उत्तराखंड के। जब मैं सांसद का चुनाव लड़ने के लिए गया तो भगत सिंह कोश्यारी जी उस समय भी बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। जो भाजपा का संगठनात्मक स्वरूप है, अल्मोड़ा में हो या उत्तराखंड में हो, उसमें भगत सिंह जी का बड़ा भारी योगदान है। और लेकिन उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि किसी तरीके से हो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की सीट भाजपा जीते। और जब 1989 की भी चुनाव हार हुई भाजपा की, तो उसके बाद उन्होंने एक रणनीति के तहत हमको हराया। जब थी तो राम लहर, मगर उसमें एक रणनीति बना करके उम्मीदवार का चयन करके और चुनाव में हमें पराजित किया। तो एक ऐसे प्रतिद्वंदी जो निरंतर बड़ी सजगता के साथ आपको चुनौती दे रहे हो और साथ साथ वो कई तरीके से हमको सलाह भी देते थे, ताकि यदि किसी चीज़ में हम उनको लग रहा है कि उनके विचारों को चोट लग रही है तो उसको हम तक पहुंचाते भी थे, अलग समझाने का प्रयास भी करते थे। तो वो उनका व्यक्तित्व जो है आज अब धीरे धीरे एक आज़ाद शत्रु व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। काशी सिंह ऐडी जी ने तो 1989 में मुझको लगभग पराजित कर दिया था। एक नौजवान थे, उभर करके आए, पहले विधायक बने और उसके बाद जो है उनका चुनाव चिन्ह बाघ था। तो जितना आज बाघ का आतंक है गांव-गांव में, उस समय कांग्रेस के लिए राजनीतिक आतंक का पर्याय बन गए थे। और मगर उनका जो योगदान है उत्तराखंड के लिए वो वंदनीय है। तो हमारी प्रतिद्वंदिता बड़ी बहुत नज़दीक की रही है, मगर उस प्रतिद्वंदिता के बावजूद भी आपस के जो संबंध हैं, सौहार्द है, वो हमेशा बना रहा। और मुझे बेहद खुशी है कि मुझ पर बन रही डॉक्यूमेंट्री के लिए उन लोगों ने 3 घंटा तपस्या की। 3 घंटा तपस्या की। तो ये जिस समय मैं उगता रहा था उस समय भी वो बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारी जीवन यात्रा को देख रहे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ।
सर, केंद्र सरकार ने 12 साल मोदी सरकार ने अपने पूरे किए, किस रूप में आप देखते हैं और क्या लगता है कि देश के लिए किस तरह के कार्य किए? आज तो महंगाई कुछ देखने ही नहीं दे रही है और उत्तराखंड में कोड़ में खाज का काम भ्रष्टाचार कर रहा है, बढ़ती हुई बेरोजगारी कर रही है, महिलाओं पर बढ़ता हुआ अत्याचार कर रहा है, पलायन कर रहा है, पहाड़ों में बाघ का आतंक, नीचे जो है लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कहाँ कुछ देखने दे रही हैं, कुछ विश्लेषण करने दे रही हैं। इस समय तो महंगाई का दैंती सामने दिखाई दे रहा है और यदि भाजपा इस समय जश्न मना रही है तो वो लोगों के जले में नमक छिड़क रही है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े 10 दिनों में 4 बार बढ़ चुके हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं भगवान यहाँ पे भी थम जाए तो शायद लोग जिंदा रह जाएंगे। ये तो यहाँ पे भी रुकने नहीं जा रही है और इन कंपनियों ने कई सालों तक मुनाफा कमाया, लूटा जनता को, और आज जब चीज़ें महंगी हैं तो उस समय दो ही रास्ते हैं, या तो सरकार अपना एक्साइज टैक्स इत्यादि समाप्त करे पेट्रोलियम पदार्थों पर, और या ये कंपनियां जो है जो घाटा है उसको बर्दाश्त करें। जब तुमने मुनाफा कमाया है तो घाटा भी बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अब सरकारी कंपनियां केवल होती तो शायद करती भी सरकार, अब सरकार इसलिए नहीं कर रही है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो केवल मुनाफा कमाने के लिए आई है और आज की सरकार उनके पंजे में है। सर, जिस तरह से पहाड़ों में लगातार आग भी बढ़ रही है, जंगली क्षेत्रों में, उसको क्या कहेंगे? क्या सरकार की नाकामी है या फिर आग पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार? देखो, जंगलों की आर्द्रता लौटाने का, जंगलों की नमी को लौटाने का हमने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था 2016 में, जो है उस कार्यक्रम को इन्होंने छोड़ दिया। जंगलों की आर्द्रता को जब तक नहीं लौटाएंगे तब तक आग नियंत्रित नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी बारिश हुई, इतनी बड़ी बारिश के बावजूद जो है आप फिर आग लग रही है। तो जब तक हम जमीन आर्द्रता बढ़ाने का जो हमने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था, उस कार्यक्रम को जिसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, वो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम था हमारा, जब तक उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हिमालयी क्षेत्रों के जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि 2027 की चुनावी तैयारियां तेज हैं और एक बार ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आ रहे हैं उत्तराखंड, किस तरह आप देखते भी हैं? क्योंकि हम तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो हमारी चुनावी तैयारियों के प्रतीक हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके वो जगह जगह जा रहे हैं, जनता में एक भावना पैदा कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और जहां हो सक रहा है हम भी सहयोग दे रहे हैं। कल भी एक जगह गया था, आज रुड़की जा रहा हूँ। हर जगह जा करके जो कुछ भी हमसे हो सकता है, पत्रम पुष्पम का जो योगदान है वो योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नैनीताल में जिला बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रथम जिला स्तरीय कैरम टूर्नामेंट 2026 का जिला बार हॉल में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में अधिवक्ताओं और प्रतिभागियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। टूर्नामेंट का शुभारंभ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी ओर शुभकामनाएं दी। लंढोरा कस्बे में गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए लगाए गए वाटर कूलर खुद ही बंद पड़े हुए हैं। कस्बे के चौक चौराहे पर लगाए गए कई वाटर कूलर खराब होने के चलते राहगीरों और स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी में ठंडा पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। जानकारी के मुताबिक लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए कस्बे में 1 दर्जन से ज़्यादा वाटर कूलर लगाए गए थे, मगर इनमें से आधे से ज़्यादा खराब पड़े हैं और धूल फांक रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कई बार शिकायत
शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इन वाटर कूलर की मरम्मत पर नगर पंचायत करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। बावजूद इसके कूलरों को बंद पड़े रहना नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 1 साल पहले लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन और छमनिया वर्कशॉप में एसपी योजना के तहत 7.16 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बजट के अभाव में अब तक काम शुरू नहीं हो सका। प्रस्ताव के तहत रोडवेज कार्यालय में टिकट काउंटर, अकाउंट ऑफिस, ड्राइवर कंडक्टर, विश्राम कक्ष और स्टेशन इंचार्ज कक्ष, जबकि वर्कशॉप में एजीएम कार्यालय, फोरमैन कक्ष, स्टोर और वॉशिंग स्टेशन बनाए गए थे। इस संबंध में रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि वे सालों से जर्जर टीन शेड में काम करने को मजबूर हैं, जहां बरसात में छत टपकती है और आंधी तूफान में पेड़ गिरने का खतरा बना रहता है। कार्यदायी संस्था के मुताबिक शासन को असेसमेंट भेज दिया गया है, मगर वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से निर्माण कार्य अटका हुआ है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों, स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने जल्द बजट जारी कर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। एसएसआई ऑफिस बनना था, यहाँ पर चालक प्रचालक विश्राम गृह बनना था और वर्कशॉप में फोरमैन कार्यालय बनना था, एजीएम ऑफिस बनना था। इसमें अभी पेयजल निर्माण निगम को दिया गया था, कार्यदायी संस्था है, तो लगभग 8 करोड़ धनराशि स्वीकृत हो गई है इसमें। और पेयजल निर्माण निगम द्वारा इसका प्लान रेडी कर दिया गया है, सॉइल टेस्टिंग हो गई है, तो प्रक्रिया भी गतिशील है इसमें पेयजल निर्माण निगम द्वारा। इसमें दिक्कतें तो काफ़ी हैं, ये टपकता भी है, काफ़ी पुराना है और फाइलों का रखरखाव यहाँ पर सही नहीं हो पाता है। जैसे वो बन जाएगा तो काफ़ी राहत मिलेगी। डबल स्टोरी बनाने का रखा है उसमें प्लान में। जी हाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।